क्लास 12th का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है इंटीग्रल्स। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रल्स होता क्या है। बेसिकली इंटीग्रेशन के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो निकलता कैसे है इंटीग्रल। तो इससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ रखी, डिफरेंशिएशन। तो मान लो कोई फंक्शन है, उसे हमने डिफरेंशिएट किया। कोई फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो जब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, अगर इस रिज़ल्ट से हमें फिर से वही फंक्शन चाहिए, तो अब हमको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन, समझे। कोई फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद कोई रिज़ल्ट आया। अब इस रिज़ल्ट से हम इस ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसको इन्वर्स भी बोल देते हैं डिफरेंशिएशन का। तो लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। और इंटीग्रेशन को ही हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन जो हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला है, उसको रिवर्स करके ही इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव VATIV स्पेलिंग थोड़ी सी एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब आगे समझते हैं कुछ। मान लो कुछ रिज़ल्ट है xn, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये एक फंक्शन था xn, मतलब कोई रिज़ल्ट था किसी फंक्शन का xn। अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट xn dx। ठीक है। अब जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, dy/dx। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पे जो मैंने dx लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस रिज़ल्ट को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस dx का मतलब ये बस इतना सा है कि xn को हम x के रिज़ल्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पहले मैंने अगर डिफरेंशिएट बोल दिया तो आप ध्यान से सुन लो कि xn एक रिज़ल्ट है, उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसी को ये dx शो कर रहा है, बाकी और कुछ ये dx शो नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले जब हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि y के रिस्पेक्ट में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पर xn को हम x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये इतनी सी छोटी सी बात है, इसको सभी ध्यान रखें। तो हम कर रहे थे xn को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, देखो xn, और n में हम एक ऐड कर देंगे, और जो पावर होगी, पावर क्या है, n है, और उसमें हम एक प्लस कर देंगे, +c। ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर वेयर n डज़ नॉट इक्वल्स टू -1। अभी आप खुद ही समझ पा रहे हो कि n -1 के बराबर क्यों नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है xn+1 अपॉन में n+1। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अगर मैं यहाँ पे n की जगह -1 रख दूँ, तो x की पावर -1+1 अपॉन में -1+1। तो ये हो जाएगा x की पावर 0 अपॉन 0। और ये कैसी सिचुएशन बन गई, ये सिचुएशन बन गई नॉट डिफाइन वाली। ठीक,
तो इस वजह से n इज इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। अब इसी तरह से और भी फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेट एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे dx, और ये एक्स कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल है, उसी को हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ध्यान से समझो अब इसे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसका रिजल्ट होगा x की पावर 3, अब पावर में एक ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में पावर प्लस a1 और प्लस में c क्या है, c कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये जो c है ये कांस्टेंट है। ठीक, अभी कांस्टेंट क्या है, कहाँ से आया, इसको भी समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी बस इतना ही समझो। तो x की पावर 3 + 1, तो x की पावर 4/4 + c। तो ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेट x की पावर -7 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -7 + 1 अपॉन में -7 + 1, तो इसका रिजल्ट प्लस c, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा x की पावर -6 अपॉन में -6 + c। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक सेकंड, ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, इंटीग्रेट 7x³ dx। ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब ये तो कांस्टेंट है और ये x का क्यूब है, तो कांस्टेंट ना हमेशा बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 7 को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचा, x³ dx। अब इसको तो आप इंटीग्रेट करना जानते हो, इसको तो कर ही लोगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 + c। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 7 इंटू में x की पावर 4/4 + c, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 7x की पावर 4/4 + c। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा है कि कोई फंक्शन है, उसे डिफरेंशिएट करके जो रिज़ल्ट आता है उससे वापस उसी फंक्शन में पहुंचने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कुछ हमने किया। अभी तक हमने एक ही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में पढ़ी है, वो है ये। ठीक है, इसी को हम अभी तक फॉर्मूले के रूप में पढ़ा है। उसके अलावा ये हमने एग्जांपल देखे हैं। अब आगे चलते हैं। अब मान लो चलो कुछ और करते हैं। अभी एक सेकंड रुको, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया। हाँ, एक चीज़ और करते हैं, एक सवाल मतलब एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो एक क्वेश्चन आया हमारे पास, ये 4th एग्जांपल मान लो इसको, इंटीग्रेट x की पावर -1 dx। अब इसको अगर हम सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे आँख बंद करके, तो ये हो जाएगा -1 + 1 अपॉन में -1 + 1, तो ये x की पावर 0/0। तो ये तो नॉट डिफाइन वाला केस आ गया। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कैसे करना है। तो अगर मैं इसको, ये x की पावर -1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/x dx। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि याद करके डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में से कि किसको मैं डिफरेंशिएट करता था तो 1/x आता था। तो आप बताओगे कि भैया dy/dx को हम मतलब log x का dy/dx करते थे तो मुझे 1/x मिलता था। चलो इसे सही से लिख देता हूँ। जब मैं log x का डिफरेंशिएशन करता था, ये डेरिवेटिव निकालता था, तो मेरे को 1/x मिलता था। हाँ या ना?
तो अब मेरे को 1/x मिला हुआ है डिफरेंशिएशन के रूप में, और मुझे इंटीग्रेट करना है, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, log x। तो यहीं से मैंने ये रिज़ल्ट बना लिया कि कभी भी मेरे को 1/x को इंटीग्रेट करना पड़े तो इसका रिज़ल्ट होगा log x + c। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला कह दो या कॉन्सेप्ट कह दो, वो बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब समझो आगे। मान लो कोई कांस्टेंट है, उसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, kx + c। अब ये सारे रिज़ल्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये रिज़ल्ट है, ये भी एक रिज़ल्ट है, तो मैं कोई कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट क्या होगा, kx + c। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो k है, अरे क्या हो गया, यहाँ पे जो ये k है, k इज़ एनी कांस्टेंट, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ याद करो, चलो पहले इसको लिख देता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट ax dx। अब मुझे ax को इंटीग्रेट करना है, मतलब किसी चीज़ को मैंने डिफरेंशिएट किया होगा तो ax आया होगा। अरे बोलो हाँ भैया हाँ। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया था तो ax आया था। तो ax तो कभी नहीं आया था, लेकिन अगर मैं ax को डिफरेंशिएट करूं तो इसका रिज़ल्ट ax log x ज़रूर आया था। इसको डिफरेंशिएट करूं तो ax log x ज़रूर आया था। ध्यान से देखो इसे। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ये log x इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसे मैं इधर ला सकता हूं, तो ये हो जाएगा ax / log x dy/dx = ax। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ax / log x को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ax मिलेगा, ठीक है। ये x यहाँ पे पावर में है इसमें, ठीक है। तो मुझे ax को इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो, मुझे ax को इंटीग्रेट करना है। तो ax किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया है, ax / log x का डिफरेंशिएशन करने पे आया है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, एक सेकेंड, इसका जो रिज़ल्ट होगा, छोटा कर देता हूँ इसको ताकि जगह बच जाए। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, ax / log x + c। देखो क्या कर रहे हैं हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे हैं। वैसे तो इनको तुम रट भी सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा इस तरह से बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें इसे याद करने में आसानी हो जाए। मुझे ax को इंटीग्रेट करना था, मैंने देखा कि यार ax किसका डिफरेंशिएशन करने पर आता है, तो आपने बताया कि ax डिफरेंशिएशन तो नहीं आता, सिर्फ अकेला ax log x ax को डिफरेंशिएट करने पर आता है। तो log x क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो मुझे पता चला कि यार ये मैं ax / log x को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ax मिलेगा, ठीक। तो इसके बेस पे हमने एक नया रिज़ल्ट तैयार किया, ये भी एक नया रिज़ल्ट है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेट करूं ex को, तो ex को इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा, ex + c मिलेगा। अब बार बार मुझे लग रहा है बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मैं ex को डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे ex मिलता है। तो मतलब कि ex को डिफरेंशिएट करने पे ex मिलता है, तो ये ex का ही डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करके मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, ex + c। अब ये c क्या चल रहा है ये भी हम समझेंगे। बेसिकली समझो ये कोई कांस्टेंट है, ठीक। क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट को, मान लो ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, इसे मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। और ex को डिफरेंशिएट करूँगा तो ex + 0, तो रिज़ल्ट क्या आया, ex, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 ही आता है, तो उससे कुछ हमें खासा फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे c लिख देते हैं। इसका भी यूज़ है अपना, लेकिन उससे हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर मान लो sin x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताओ
कि साइन एक्स मुझे कब मिलता है, तो आप बताओगे कि भैया जब मैं कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे माइनस का साइन एक्स मिलता है, ठीक है। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं इस माइनस के साइन को इधर ले जाऊँ तो सिंपल सी बात है कि माइनस के कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो साइन एक्स मिलेगा, ठीक। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस का, इसको छोटा कर देता हूँ पहले, कभी कंफ्यूज हो जाओ, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऐड कर लेता हूँ 2-4 क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो हम थे साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा sin x प्लस सी, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाते जाना कि इस तरह से ये चीज़ें बन रही होंगी, ठीक, क्योंकि नहीं तो ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और साथ के साथ लिखते भी रहना इसको, ठीक है, साथ के साथ लिखते भी रहना। तो cos x हो गया, साइन हो गया, cos हो गया। मान लो sec स्क्वायर एक्स को मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan x प्लस सी। ऐसे ही मैं cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मिलेगा माइनस का cot x प्लस सी, ठीक है। sec x tan x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा sec x प्लस सी, और cosec x cot x को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस का cosec x, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा अलग लेवल पे चलते हैं। मान लो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब आता था। तो ऐसा कुछ जब आता था जब मैं साइन इन्वर्स एक्स करता था, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालता था, और कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएट करता था तो मेरे को मिलता था माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे दो चीज़ें मिलेंगी, या तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी मिलेगा, या फिर माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। अब कॉस इन्वर्स एक्स में मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस जो इसके रिजल्ट में माइनस आने वाला है उसको प्लस कर देगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स होता है, देखो समझा ही देता हूँ कभी कन्फ्यूज़न हो जाए। कॉस इन्वर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक माइनस पहले से है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बस इसलिए इसको करा है, ठीक। इसको मिटा देता हूँ। ऐसे ही इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसका रिजल्ट आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का cot इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये भी सेम उसी तरीके से रिज़ल्ट तैयार हुआ। मान लो, मानना क्या है यार इसमें, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे मॉडुलस भी लगा लो, ऐसे बात तो एक ही है। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जो भी रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वैसे भी हमने पहले जो एक्स लिखा था वो पॉजिटिव था। चलो तो इसको इंटीग्रेट अगर मैं करूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग लेवल पे। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है ax प्लस बी की पावर n, ठीक है,
को x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो करेंगे इसको कैसे, सिंपल, ax प्लस बी की पावर n है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, नीचे पावर में एक ऐड कर देंगे, साथ में इस ax प्लस बी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वो था x की पावर n, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, x की पावर n को डिफ्रेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, ax प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ना कि इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्योंकि x की पावर n होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो इसे हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसके आगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साथ में c तो चलेगी, कांस्टेंट तो चलेगी। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका रिज़ल्ट a आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इंटीग्रेट करो 3x प्लस 4 की होल पावर 5 को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 और 5 प्लस 1 6 अपॉन में 5 प्लस 1 6, और साथ में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा 3x प्लस 4 को, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 की होल पावर 6 अपॉन में 6 इंटू 3x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और प्लस c यहाँ पे भी और प्लस c यहाँ पे भी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो इसको। लेकिन ये वैलिड कब है, ये कॉन्सेप्ट वैलिड व्हेन, कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी वैलिड कब होगा, जब x लीनियर फंक्शन होगा, x मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। x मस्ट बी लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, कि जो डिग्री होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन बराबर 1। तो डिग्री जो होगी वो 1 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, ठीक। अब ना तो ये 1 से डिग्री बड़ी हो सकती है, ना 1 से छोटी हो सकती है, ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब मान लो इंटीग्रेट करना है हमें साइन ax प्लस बी को, तो सेम वही रिज़ल्ट होगा। साइन x होता है यहाँ पे, उसको इंटीग्रेट कर रहे होते तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, माइनस का कॉस x। तो माइनस का कॉस x की जगह क्या लिखा हुआ है, ax प्लस बी लिखा हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ax प्लस बी को। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और b भी कोई कांस्टेंट है। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करके a ही आ जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस का कॉस ax प्लस बी, अच्छा यहाँ पे प्लस c भी चलेगा, अपॉन में a प्लस c, ठीक है। अब ध्यान रखो कि ये फंक्शन भी, ये चीज़ भी जब भी वैलिड है जब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, x की 1 होगी। मतलब कि यहाँ पर भी सेम केस अप्लाई है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, ठीक है भाई। और फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट। थोड़ी चीज़ें डिजिटल में आसान भी हो जाती हैं, बार बार चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती। चलो ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल करें। हाँ, अब हम एग्ज़ाम्पल करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ उतारते रहना, नहीं तो आराम से देख लो पहले, फिर वीडियो को दोबारा देखते देखते उतार लेना।
या फिर साथ के साथ उतारना चाहते हो तो साथ के साथ भी उतार सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा शब्द ऐसे डाल दिया है इसमें। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि याद करके, मतलब कि जैसे यहाँ पे cos 2x है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार cos 2x को जब डिफ्रेंशिएट किया होगा तो उस समय पे क्या चीज़ रही होगी जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे cos 2x आया होगा। अगर हम ये सब सोच पा रहे हैं तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसको कर सकते हैं, नहीं तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है ही। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, ध्यान से समझो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है cos 2x, इसको इंटीग्रेट करो। तो हमें ये सोचना है किसको डिफ्रेंशिएट करा होगा कि cos 2x आया होगा। तो अगर हम ऐसा सोच पा रहे हैं तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसे कर सकते हैं। देखो करके देखते हैं, पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है cos 2x। cos 2x को हम कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है वी नो अगर मैं sin 2x को डिफ्रेंशिएट करूं, ध्यान से समझना कि अगर मैं sin 2x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा cos 2x इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व जब मैं करूँगा तो ये cos 2x इंटू में 2 ये आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 यहाँ पे फालतू है, क्यों? क्योंकि मुझे तो बस ये पता लगाना है कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो 2 इधर फालतू है, तो एक काम करो, इसको दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करवा दो, dy/dx sin 2x। तो मैं दोनों तरफ से 1/2 से इसे डिवाइड करवा रहा हूँ, d/dx sin 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, cos 2x 2 इंटू 1/2, तो इससे 2 से 2 गया तो क्या बच गया, तो ये बच गया भैया d/dx। अब इस हाफ को अंदर लेके जा रहा हूँ, sin 2x/2। देखो ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। क्या ध्यान से समझने वाली बात है भैया, ये जो साइन के साथ मैं 2x लिख रहा हूँ ये साइन का एंगल है। ठीक है, इस 2 से हम इस 2 को नहीं काट सकते, ध्यान रखना हमेशा ये। ठीक, इक्वल्स टू cos 2x। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज़ करते हुए हमने पता लगा लिया कि जब sin 2x/2 को डिफ्रेंशिएट किया होगा तो हमारा रिजल्ट होगा cos 2x। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज़ 1/2 sin 2x, या फिर इसी तरह से लिख देते हैं जैसे वो लिखा हुआ है, इज़ sin 2x/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट। अच्छा, इसको मैं तुम्हें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी करके दिखाता हूँ। चलो जब कर ही रहे हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर देते हैं, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी करते हैं। देखो हमें दे रखा है इंटीग्रेट करना है हमको cos 2x dx। ठीक है, तो हमें पता है कि cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, sin x अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था 2x है तो हम 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड/dx ऑफ 2x। ठीक है, प्लस में c चल रहा है कुछ, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, sin, ये सॉरी 2x नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x ही आएगा। तो sin 2x अपॉन में 2 प्लस c, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा वही रिज़ल्ट आ गया जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, अब कांस्टेंट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 0 भी होता है, तो 0 मैं यहाँ पे लिख दूँ
तो कुछ फ़र्क है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं अभी इसको, कांस्टेंट वाली चीज़ को हम समझेंगे ध्यान से अलग से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट है इसका। तो देखो बेसिकली इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, सीधा ही हमने कर दिया 2 स्टेप में, उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 3x² प्लस 4x³ काहे नहीं चल रहा भैया हमारे पेन, 4x³, ठीक है। अब पहले तो हम इसे करेंगे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो मेथड ऑफ, माइक ही गिर गया। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करेंगे तो हमें पता है वी नो। अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बगैर दिमाग लगाए होएगा नहीं। तो ध्यान से देखो, किसको डिफरेंशिएट करके ऐसा आया होगा, तो x का क्यूब होगा जब भी डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा आएगा, और यहाँ पे x की पावर 4 होगी जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आया होगा। तो हमें पता है वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस x की पावर 4 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दो चलो। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 4x²। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज़ x³ प्लस x की पावर 4, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन से तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन से थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आसान ही होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कर देते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 3x² प्लस 4, अरे क्या हो गया, प्लस 4x³ dx, ठीक है। अब अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम इस यूनिट को अलग इंटीग्रेट करेंगे और इस यूनिट को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेट 3x² प्लस इंटीग्रेट 4x³, ठीक है। dx यहाँ पे भी लगेगा और dx यहाँ पे भी लगेगा। अब देखो 3 और 4 तो कांस्टेंट है, तो इनको तो हम बाहर लिख लेंगे। तो 3 इंटीग्रेट x² dx प्लस 4 इंटीग्रेट x³ dx, ठीक है। अब तो बहुत ही आसान है, 3 इंटू में x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस c मतलब यहाँ पे ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, c कोई भी नंबर हो सकता है। चलो इसे c1 बोल देते हैं, क्योंकि इस वाले को सॉल्व करेंगे जब भी c आएगा। प्लस 4 इंटू x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, तो हो गया 3 इंटू x की पावर 3/3 प्लस c1 प्लस 4 इंटू में x की पावर 4/4, यहाँ पर हमने c2 नहीं लिखा, प्लस c2, ठीक। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो अल्टीमेटली क्या आया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आ गया x³ प्लस c1 प्लस x की पावर 4 प्लस c2। अब c1 और c2 ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे मान लो 1 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 1 और 3 को ऐड करूँगा तो 4 आएगा, और 4 भी एक कांस्टेंट होता है। तो इसका मैं फाइनल रिज़ल्ट लिख सकता हूँ x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c, ठीक है। मतलब c1 और c2 को ऐड करके हमारा ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है भाई। अब इसका थर्ड वाला पार्ट रहता है अभी,
तो वो तो और भी आसान है। उससे पहले हम पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि पेज ख़त्म हो गया। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ थे हम। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब x तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा और उस कंडीशन में नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक, तो पहले तो हम इसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करेंगे। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इसमें हमें ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ी सी हमें अपनी डिफरेंशिएशन वाली नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को डिफरेंशिएट करते थे तो 1/x आता था। तो हमें पता है कि जब हम d/dx ऑफ log x करते थे तो रिज़ल्ट क्या होता था, 1/x होता था। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एंटी डेरिवेटिव, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ log x। ठीक है, अब आप चाहो तो इस log x को मॉडुलस में भी डाल सकते हो, लेकिन कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे तब भी ठीक है। अब अगर बाय इंटीग्रेशन करें हम इसे, बाय इंटीग्रेशन वाले मेथड से, तो देखो ये और भी आसान है। तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से अगर हम करें तो इंटीग्रेट 1/x dx। अब ये तो फॉर्मूला ही है, इस फॉर्मूले का रिज़ल्ट क्या होता है, log x प्लस c। अब इस x को आप मॉडुलस में भी डाल सकते हो, मैंने ऊपर भी बता दिया कि x को आप मॉडुलस में भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे। ठीक, इसको करते हैं, पहला ये वाला करते हैं। तो इंटीग्रेट करना है हमें x³ - 1/x² dx। बहुत ही आसान है, देखिए मैं x² को x³ के नीचे अलग से लिख सकता हूँ और 1 के नीचे भी अलग से लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x³ - x² माइनस 1/x² dx। इतना समझ पाए सभी। अब माइनस प्लस का साइन है तो अलग अलग उसको कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बचपन वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे x⁻3 x⁻2 है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा x⁻1। ठीक है, 3 - 2 1 हो जाता है ना। अरे नहीं समझे, x⁻3 - 2 हो जाएगा और 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली x ही रह जाएगा। ठीक है, साथ में हमारा चल रहा है -1/x²। ठीक, dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि माइनस या प्लस का साइन लगा हुआ है तो x को मैं अलग से इंटीग्रेट करूँगा और 1/x² को मैं अलग से इंटीग्रेट करूँगा। तो x को इंटीग्रेट करूँगा तो x⁻1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस c1। ठीक है, वैसे ध्यान रखना कि c1 और c2 को जब हम ऐड कर देते हैं तो c आता है। तो मैं अब c1 c2 नहीं लिखूँगा, बस लास्ट में c लिख दूँगा, मतलब कि कांस्टेंट कुछ आएगा इनके साथ। ठीक, तो प्लस इंटीग्रेट करेंगे, अरे पेन नहीं चला, इंटीग्रेट करेंगे 1/x² को। अब ध्यान से देखो, 1/x² को मैं x⁻² dx लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x⁻2/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस c चल रहा है। ठीक है, प्लस x⁻² + 1 अपॉन में -2 + 1। ठीक है, प्लस c। तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा x²/2 प्लस x⁻1 अपॉन -1 प्लस c। तो इसका ये रिज़ल्ट आ गया। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़। कुछ गड़बड़ हो रही, अरे यार ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ये तो माइनस का साइन है,
ए पंटर रोग, ये तो माइनस का साइन है यहाँ पे, हम काहे प्लस लगा दिए भैया, काहे प्लस लगा दिए, माइनस का साइन। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, अब ये माइनस यहाँ पे भी है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस एक्स की पावर -1 अपॉन 1। अब एक्स की पावर -1 अपॉन 1 होगा तो ये एक्स की पावर -1 ही होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, तो इसको ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया इस तरह से। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, एक सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है इसका, इंटीग्रेट एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 dx। तो इसे करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की, ध्यान से देखो पहले, चलो इसे रिपीट एक बार लिख देता हूँ, dx। अब प्लस का साइन है तो ये अलग इंटीग्रेट होगा, ये अलग इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेट एक्स की पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेट 1 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1 प्लस, अब 1 को जब भी मैं इंटीग्रेट करूँगा, 1 को इंटीग्रेट करने पे x मिलता है, तो प्लस x प्लस सी। ठीक है, ये वाला साइन यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा x की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस x प्लस सी इक्वल्स टू, अब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। यही हमारा इसका फाइनल रिज़ल्ट है। ऐसा तो हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक में ये दे रखा है तो मैंने यहाँ तक करवा दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, एग्जाम्पल सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर 3/2 प्लस 2ex माइनस 1/x dx। तो बस इसमें कुछ नहीं है वैसे तो, पर 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लाएंगे। तो प्लस और माइनस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट एक्स की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेट 2ex dx माइनस इंटीग्रेट 1x dx। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेट होगा ex dx माइनस, अब 1/x कब आता है ध्यान से, तो ये आ जाएगा log x वाले केस में, log x, और इसको हम x को मॉडुलस में डाल सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आएगा x की पावर, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5/2 आ जाएगा अपॉन में 5/2 प्लस 2ex माइनस log x प्लस c। अच्छा, c यहाँ पे भी लिखना है हमें, जहाँ जहाँ हमने सॉल्व किया तो वहाँ c लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा रिज़ल्ट है जो NCERT में दे रखा है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ बचे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।